चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है और वो होता है मैरिज। मैरिज के बारे में मेरे पास सैकड़ों जो चार्ट्स आते हैं उसमें यही आता है कि मैरिज हुई 6 महीने में ब्रेकअप हो गया, 1 साल में हो गया, पहले सब कुछ अच्छा था फिर अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा गैम्बलिंग है, लाइफ का जुआ है जिसको आप कहते हो, जिसमें बाद में सब कुछ पता चलता है। जिस तरह फ्लैश एक गेम होता है गैम्बलिंग में, जब उनको ओपन करते हो तभी पता चलता है कि इनमें क्या है। ठीक उसी तरह से मैरिज भी एक बहुत बड़ा जुआ या गैम्बल है, हम कह सकते हैं। तो इसके पहले मीन्स हम शादी करें या शादी के लिए सोचें तो हमें जरूर एस्ट्रोलॉजिकली इसका विवेचन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है कि उसका कैसा स्वभाव होगा, क्या हमारे परिवार के साथ उसका किस तरह से मेल जोल होगा। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों को पता नहीं होता है कि क्या परिस्थितियां हैं, कैसा उसका आचरण होगा, क्या उसका कैरेक्टर होगा, सब तरह की बातें नहीं पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ये हिंदू समाज में, क्या पूरे हम कहेंगे दुनिया में, एक कमी है और वो ये है कि शादी के पहले एक प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं दी जाती है बच्चों को कि आगे कैसे करना है आपको मैनेज, क्या एडजस्टमेंट करने चाहिए आपको। एकदम उठाया और मैरिज कर दी, बाद में नए परिवेश में जाके पता नहीं चलता है कि क्या परिस्थिति है। दोनों एक दूसरे से एकदम अनभिज्ञता से महसूस करते हैं और वो अल्टीमेटली एडजस्टमेंट नहीं होता है। और अगर नेचर ना मिले, अगर संस्कार ना मिले, तो स्वाभाविक है कि डिवोर्स होता ही होता है। तो इसी पर हमने जो हमारे पास हमने पूरा लिस्ट तैयार करवाया, जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास सबसे ज्यादा आती हैं। एक तो मैरिज में डिवोर्स बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आपस में ना बन पाना, एक रह रहा है अमेरिका में तो दूसरा रह रहा है क्यूबा में, या एक रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा रह रहा है सिंगापुर में, या एक इंडिया में रह रहा है दूसरा कहीं और रह रहा है, या एक साथ भी रह रहे हैं तो 24 घंटे में बहुत कम आपस में बात होती है, या बात बिल्कुल नहीं होती है तो ऐसे होती कि वहां से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ, और वो फिर एक अनवरत जिसको कहते हैं रेगुलर डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैं आपको वही सब कुछ थोड़ा सा बताने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकली कि आप जरूर इसके बारे में कुछ पता कर सकते हैं। हालांकि 100% कभी भी नहीं मिलाई जा सकती है कुंडली, ये भी विशेष बात है। 100% तो कभी किसी की मिल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम किस तरह से मिलाना चाहिए। आजकल ये जो सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप मिलाते हो, जो हमारे ऋषियों ने 8 तरह के बताए थे मिलान के तरीके, उनके आधार पे मिलाते हैं तो ठीक है, वो भी मिलाया जाना चाहिए, लेकिन वो एक्सक्लूसिव सफल है ऐसा नहीं है। कई लोगों को हमने देखा जिनके 34 गुण मिले हैं, 32 गुण मिले हैं, 36 इवन गुण मिले, और वो बहुत जल्दी 3 महीने 4 महीने में ही उनका आपस में डिवोर्स हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो मान्यताएं स्थापित की गई हैं वो अपनी जगह पर हैं, साथ ही साथ कुछ और भी परिवेश बदलने के साथ नई चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे कि किस तरह का कार्य करेगा ये व्यक्ति, क्या ऐसा तो नहीं घर पे ही पड़ा रहेगा। कई जगह से हमारे पास आते हैं ऐसे कॉल्स, मैं कमाने जाती हूँ, जिंदगी हो गई मेरी कमाते कमाते, ये घर पे पड़े रहते हैं, इन्होंने कभी काम नहीं किया, करना भी नहीं चाहते हैं, काम की कहो तो लड़ने लगते हैं। ये वैसे वर्षा है, दोनों के लिए है। ऐसे ही हस्बैंड का आता है कि हमारी पत्नी जो है कहीं कोऑपरेट नहीं करती है, कमा के भी मैं लाऊं फिर घर का अरेंजमेंट भी मैं करूं, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने जिंदगी को एक तरह से अपना बर्डन बना दिया है शादी करने के बाद। हजारों तरह की समस्याएं आती, सभी समस्याओं को तो हम यहां नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरह से आप शुरू में जब आप मैरिज करने जाते हो तो एस्ट्रोलॉजिकल इसको चेक करवा सकते हो। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है उसका एक मैं और वीडियो देने जा रहा हूं, कि जो लोग पहली बार उन्होंने मान लीजिए मैरिज की, डिवोर्स हो गया 30s में, 40s में, इवन 50s में, अब वो अकेले पड़ जाते हैं दुनिया में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अब उन्हें समझ नहीं आता है क्या करें। तो उसके लिए भी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम बताई थी, एक तो मैरिज,
दूसरा बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होते हैं और होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम उनसे होती है। और बाद में उनका करियर कहां बनाया जाए, करियर बनाने के बाद भी जैसे ही उनकी मैरिज होती है तो बच्चे जो है माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, घर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दूसरा बच्चों से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती हैं। और तीसरी बीमारियों से संबंधित बहुत समस्याएं होती हैं जो कि बहुत आती हैं हमारे पास। तो ये 3 सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीमारियां जो तरह तरह की होती हैं उनको भी एस्ट्रोलॉजिकली हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं पहले। तो इस तरह की 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन तीनों के बारे में आपको समय समय पर एक अच्छा ज्ञान भी दूं, बताऊं भी कि किस तरह इनसे बचा जा सकता है और इनसे किस तरह प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जिससे कि भविष्य में कोई बहुत ज्यादा खतरनाक घटनाएं घटित ना हो सके। तो चलिए ये देखिए, हैप्पी मैरिज थ्रू कुंडली मिलान। 8 पॉइंट होते हैं जैसा कि मैंने बताया। उन 8 के आधार पे कुल 36 पॉइंट निकलते हैं। इसका मतलब है 1 से लेकर 8 तक होते हैं और उसी तरह से क्रम बढ़ता चला जाता है। जैसे सबसे पहले हुआ मान लीजिए वश या वर्ण लिया सबसे पहले। अब वर्ण है, वर्ण का कितना होता है 1 पॉइंट, क्योंकि नंबर 1 पे है। अब ये वर्ण कैसा होता है, ये वर्ण 4 तरह के होते हैं, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 1 पॉइंट इसका होता है। अगर स्त्री ये है, पुरुष ये है तो कितने पॉइंट्स आएंगे, इस तरह से उनका मेल किया जाता है। तो इसमें पुरुष का जो है वो वर्ण वो उच्च होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर 0 आता है और नहीं तो 1 पॉइंट मैक्सिमम मिल सकता है। फिर उसके बाद होता है वश्य। अब वश्य में भी हमें 2 पॉइंट्स होते हैं क्योंकि नंबर 2 पे आ रहा है। और इसमें क्या होता है, वश्य में चतुष्पद है, कीट है, इस तरह से 5 तरह की कैटेगराइजेशन है। तो उसमें अगर उसमें मिल जाते हैं तो 1, 2, इसका मतलब 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं मैक्सिमम, और नहीं तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दूसरे पे आया, पहला आया वर्ण, दूसरा आया वश्य, तीसरा तारा होता है। अब तारा जो होता है वो नक्षत्र पे आधारित होता है। इसका मतलब है कि फीमेल से मेल तक और मेल से फीमेल तक काउंट किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है, 9 से डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो भी शेष होता है वही तारा का निकलता है, तो उसका मेल किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट तारा का होता है। चौथा होता है योनि का। तो योनि जो है वो 14 तरह का अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है, किस तरह की किससे मेल खाएगी। तो इसके 4 पॉइंट होते हैं क्योंकि चौथे बिंदु पर है इसलिए। 5वां ग्रह मैत्री होती है, कौन सा ग्रह किसका फ्रेंड है, कौन सा शत्रु है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपके और आपके लाइफ पार्टनर के ग्रहों को मेल किया जाता है कि इनके ग्रहों में क्या मेल। 5वें बिंदु पे है तो इसलिए 5 पॉइंट किए जाते हैं। छठा जो होता है वो गढ़ होता है। गढ़ का मतलब है राक्षस है, मनुष्य है या देवता है। तो दोनों के कौन से गढ़ में आते हैं, तो ये 6 पे है तो इसलिए 6 पॉइंट्स होते हैं। 7 पे भकूट होता है, ये राशि पर आधारित होता है और इसके 7 पॉइंट मिलते हैं। और 8वां जो होता है वो होता है नाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के भकूट और नाड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जो नाड़ी होती है उसमें 3 तरह की नाड़ियां हैं, आदि, मध्य और अंत। अगर एक तरह की दोनों की नाड़ी है तो वो मेल नहीं खाता है, उसको नहीं माना जाता है। एक मान लीजिए किसी की आद्य है तो दूसरी की अगर मध्य और अंत होगी तो मेल खा जाएगा। किसी की मध्य है तो आद्य और अंत दूसरे की होगी तो मेल खा जाएगा। किसी की अंत है तो आद्य और मध्य होगी तो मेल खा जाएगा। इस तरह से ये मेल। अब आद्य और अंत नाड़ी के अगर मान लीजिए नक्षत्र वर और कन्या दोनों की हों तो क्या होगा, तो विवाह अशुभ माना जाता है। एक तरह का अभी बताया, एक तरह का मेल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मध्य नाड़ी हो दोनों की तो फिर ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों में कि दोनों को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, यहां तक कि मृत्यु भी होती है। तो इस तरह की नाड़ी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब इन 8 तरह के जो अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं वो क्या बताते हैं। अब जैसे कि पहला बताया वर्ण, तो वो वर्ग के बारे में बताता है कि काम दोनों का किस तरह का होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, मींस काम क्या नेचर होगा उसका, कैसा। तो इसीलिए वर्ण मिलाया जाता है कि दोनों में कौन सा किसका वर्ण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, उस आधार पे। दूसरा जो होता है वो होता है डोमिनेंस। इसका मतलब है जब हम वश्य की बात करते हैं इसका मतलब है चतुष्पद है, सर्प है, कौन सा है, वो 5 तरह के जो मैंने कैटेगराइजेशन बताए हैं उसमें ये देखा जाता है डोमिनेंस। इसका मतलब आधिपत्य, किसका किस पे रह सकता है या कौन कितना दिखा सकता है, तो ये आधिपत्य डोमिनेंस के बारे में होता है। तीसरा जो होता है तारा, जिसको मैंने आपको बताया, जिस नक्षत्र पे आधारित होता है। कन्या से वर का गिनना है, वर से कन्या का डिवाइड करना है 9 से, जो बचे वो तारा होता है। ये बताता है डेस्टिनी,
भाग्य कैसा रहने वाला है। तो तीसरा जो होता है जिसको तारा कहते हो वो भाग्य से रिलेटेड होता है। चौथा है योनि। योनि में बताता है कि किस तरह की मेंटेलिटी रहने वाली है दोनों की। एक की मेंटेलिटी आपने देखा होगा कभी कभी बहुत खराब होती है, कितना भी उसे समझाओ कन्विंस करो नहीं होता है। दूसरे तो मेंटेलिटी ही अगर मान लीजिए आपस में नहीं मेल खाती है तो बहुत मुश्किल है। कोई मेंटेलिटी सोचता है कि हमें तो बिल्कुल गंदी जगह पर रहना है, किसी की मेंटेलिटी है नहीं मुझे तो बहुत अच्छी जगह पे रहना है, किसी को कुछ पसंद, तो इसको मेंटेलिटी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चौथा, जो कि योनि से मेल खाता है। इस पे 14 तरह का कैटेगराइजेशन किया जाता है। पांचवा होता है ग्रह मैत्री। इसका मतलब कौन सा ग्रह किसका शत्रु है किसका मित्र है, तो ये इसमें बताया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा फ्रेंडलीनेस देखी जाती है कि जो व्यक्ति है, जो दोनों हैं, उनमें कैसी आपस में शत्रुता रहेगी या फ्रेंडलीनेस, या बाकी समाज के साथ, रिश्तों के साथ कैसा उसका नेचर रहेगा, फ्रेंडलीनेस रहेगी कि नहीं रहेगी, ये देखा जाता है। ये जो हमारे ग्रहों की आपस में मैत्री होती है उससे, इसीलिए से ग्रह मैत्री कहते हैं। छठा होता है गढ़। अब गढ़ जो होता है वो टेम्परामेंट दिखाता है। इसका मतलब है राक्षस है वो या मनुष्य है या देवता किस गढ़ में आता है। तो वो आपस में अगर मेल नहीं खाते तो एक तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहेगा, तो दूसरा हमेशा सेटिस्फाई करने को बोला ठीक है इसको प्रॉब्लम को किसी तरह कलेश मत करो, खत्म करो, इस तरह की परिस्थितियां, तो वो भी बहुत खतरनाक है। तो ये 6 इसके अंक होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको गढ़ कहते हैं। फिर होता है भकूट, ये राशि पर आधारित होता है। और सातवां जो ये होता है लव दिखाता है। भकूट जो है वो आपस का प्यार दिखाता है, कितना रहेगा आपस में, कितना इनका जो लव लाइफ रहेगा वो कैसा रहने वाला है। और आठवां जो होता है उसको कहते हैं हम नाड़ी, और वो अभी बताया था मैंने आपको, ये नक्षत्रों के आधार पर होता है जो कि हेल्थ के बारे में बताता है, इसलिए इसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लास्ट के 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, गढ़, भकूट और नाड़ी। 6, 7 और 8 पॉइंट होते हैं। अगर इन सबको मिलाओगे 1 से लेकर 8 तक तो ये 36 अंक होते हैं। अब इनमें से 18 कम से कम अंक मिलने चाहिए, तभी शादी के लिए यस किया जाता है, नहीं तो मना कर दिया जाता है। और खासकर लास्ट के 3 जो बताए, गढ़ है, भकूट है और नाड़ी है, ये तो जरूर ही मिलने चाहिए। तो ये तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड आपको बता दिया जल्दी से कि ये किसको क्या रिप्रेजेंट करता है और कितना मेल होना चाहिए। अब 18 कम से कम पॉइंट मिलने चाहिए, 36 में 50%, इसका मतलब 18। लास्ट के 3 जरूर मिलने चाहिए, ऐसा माना जाता है। जब लास्ट के 3 मिलेंगे तो 8, 7, 15, 6, 21 तो वैसे ही हो जाएंगे। 8, 7 फिर उसको शॉर्ट अगर करते हो, मान लीजिए 8 और 7 2 मिलने चाहिए, जिसमें भकूट और नाड़ी, तो भी 15 हो गए। तो फिर अगर नाड़ी और भकूट मिल जाता है तो 18 मिल ही जाते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये तो एक ट्रेडिशनल विधि हो गई, ये तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हो आजकल। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है, काम तो इसके आगे शुरू होता है, क्योंकि हम जिससे मैरिज करने वाले हैं उसके संस्कार क्या हैं, क्या वो काम करने के लिए घर से बाहर निकलेगा, बच्चों को खिला पाएगा या खिला पाएगी, ड्यूटी पूरी कर पाएगी, फीमेल है या मेल है जो भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम इसके लिए बहुत विशद विवेचन करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये निकाला, ये तो 5 मिनट का काम होता है, जनरली लोग दे देते हैं निकाल के। किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपकी कुंडली को मिला के दे देगा, और बहुत इसका चार्ज भी कम है, आप खुद भी मिला सकते हो, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये हमारी नजर में आज के समय में इररेलेवेंट है। ये मिलाओ तो भी ठीक है, ना मिलाओ तो भी ठीक। हाँ, ये एडिशनल काम जरूर करता है, जैसे कि आपका नाड़ी, भकूट और गढ़, ये तो बहुत सही है, मिलना तो इसमें भी चाहिए, ये भी जरूरी है, पर केवल इतना नहीं, ये अधूरा है, हम कहेंगे ये अधूरा है, इसके आगे भी हमें मिलान करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। अभी ये हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हमें क्या मिलान करना चाहिए और ज्यादा, जिससे कि हम और पता कर पाए। चलिए देखते हैं, हम आपको यहां पर बताएंगे कि हमें निश्चित तौर पे कुछ चीजों का खास ख्याल रखना ही चाहिए, नहीं तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या है वो जरा देखते हैं। देखिए, जब कभी भी आप कुंडली दिखाएं तो आप खुद भी देख सकते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी देख सकते हैं। जैसे ही हम इसको निर्मित करते हैं, मान लीजिए कुंडली का निर्माण करते हैं, तो हमें वहां से तुरंत पता होना चाहिए कि आखिर क्या परिस्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, और हम कैसे पता करें कि, चलिए कुंडली आपके सामने ऐसे ही जल्दी में निर्मित कर देते हैं, आपको समझा देते हैं।
वो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। अगर हम प्रैक्टिकल करके बता देंगे आपको। ये कुंडली का निर्माण हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12 हाउसेज हो गए। इनमें से अगर आप कुंडली देखते हैं तो लड़की की कुंडली खास ख्याल रखिए, उसका यह हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कौन सा कहते हैं? 8th हाउस कहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो हमने नहीं देखा ये वाला हाउस, तो समझ लीजिए कि, क्योंकि ये हाउस 8वां क्यों देखना है बताता हूं आपको। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि जब हम यहां पे देखते हैं, दूसरा हाउस होता है फैमिली का, तो ये बहुत जरूरी देखना हो जाता है। साथ ही साथ ये मृत्यु का हाउस है सबका। ध्यान से समझिए 8th हाउस क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। मान लीजिए ये लड़की की कुंडली है, किसी फीमेल की कुंडली है। पहले हम ये देख लेते हैं। तो फीमेल की कुंडली है तो क्या हुआ? ये पति हुआ। अब पति के साथ 8वां भाव जो है मृत्यु का है। 8वां भाव मृत्यु, तो हमें जरूर यहां पर देखना पड़ेगा पति का कि उसकी एज शॉर्ट तो नहीं है। अब 8 से 8 कौन सा होता है? अगर 8 से 8 गिनोगे तो ये होता है थर्ड। ये भी देखना बहुत जरूरी है। 8 to 8 क्या परिस्थिति बन रही है। थर्ड हाउस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ का है। व्यक्ति बाहर निकलेगा कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, या घर में पड़ा रहेगा। अगर ये एफ्लिक्टेड है तो और ज्यादा मुसीबत है, क्योंकि ये उपचय हाउस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये हाउस भी महत्वपूर्ण देखना ही पड़ेगा। थर्ड हाउस और 8th हाउस दोनों का ही हमें विचार करना पड़ेगा। अगर ये हाउस हम नहीं देखेंगे तो हम ना तो उसके काम के बारे में जान पाएंगे और ना उसकी एज के बारे में जान पाएंगे। अब क्या हुआ इसके बाद में? ध्यान से देखो, इसके बाद में किसी का भी हो, चाहे मेल फीमेल, दोनों का लक हमें देखना बहुत जरूरी है कि क्या परिस्थिति है, नसीब कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर ये इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है कि कोई भी उसके लिए प्रयास किए जाएं बेकार, मतलब फलित ही ना हो। तो बहुत ही जरूरी होता है। 9 से 9 कौन सा होता है? ये हो गया 5th, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संतान यहीं से देखी जाएगी, संतान के योग हैं कि नहीं है, या फिर इंटेलेक्ट का भी यही है, बुद्धि कैसी होगी। ये बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। आपको पता होना चाहिए कि हमें और प्रीवर्थ एट्रीब्यूट्स भी दिखाता है ये अगर एफ्लिक्टेड है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये लग्न, ये तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये कमजोर हुआ, अगर ये एफ्लिक्टेड हुआ तो और ज्यादा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या देखा कि ये ट्राइंगल जरूर देखना है, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोण। 1, 5, 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा? 3, 8 बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ से संबंधित और पुरुषार्थ से संबंधित हुआ, इसलिए ये बहुत ही जरूरी हुआ। थर्ड से थर्ड आप देख सकते हो यहां 5th बन रहा है, इसलिए भी 5th बहुत जरूरी हो गया। अब इसके आगे हमें क्या देखना है? इसके आगे फिर एडिशनल हमें एक एक पॉइंट करके देख लेने का है। जैसे कि 10वां, कैसा उसका काम, वर्क प्लेस पे क्या होगा, ग्लोरी है कि नहीं, यश है कि नहीं, क्या परिस्थितियां उसकी बनने जा रही हैं। फिर 11th हाउस, मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष क्या है, रेगुलर इनकम है कि नहीं, या फिर उसका गेन्स है कि नहीं, कमाई है कि नहीं, क्या परिस्थिति है। तो यहां जो हमने थर्ड देखा था, याद होगा आपको पराक्रम के लिए, उसका लास्ट जो होता है वो 11th बनता है, जाके लास्ट उपचय हाउस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 3, 6, 10, 11 ये उपचय हाउस कहलाते हैं, और 11th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर उसका रिटर्न मिल पा रहा है कि नहीं, जो यहां वो पराक्रम कर रहा है वो मेटेरियलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वां भाव देखना। अब इतना हो गया, हर भाव बहुत जरूरी होता है। आप ये मत सोचिए मैरिज के लिए, क्योंकि ये पूरे लाइफ का जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या एक भी पॉइंट अगर कहीं काली तो वो ये कन्फ्रंटेशन का कारण, मुसीबत का कारण बन सकता है। फिर 6, 8, 12 बीमार तो नहीं रहेगा ये व्यक्ति हमेशा। लग्नेश मान लो कमजोर है, एफ्लिक्टेड है, 8वें भाव में आ गया है, 12वें में आ गया या फिर 6ठे में आ गया, अब वो व्यक्ति बीमार ही है। शादी जब से हुई पता चला बीमार बीमार बीमार। कई फोन्स आते हैं हमारे पास, कई उनके जो है चार्ट्स आते हैं कि जिस दिन से मैरिज करी है कभी हमारा लाइफ पार्टनर ठीक ही नहीं रहा, फिट ही नहीं रहा। तो 6, 8, 12 कहीं उसका गड़बड़ तो नहीं है। तो ये दोनों के लिए बता दिया मैंने। जिसका आप देख रहे हो उसके अपोजिट देखना है आपको। अब यहां पर मान लीजिए फीमेल का है, जैसा कि मैं बता रहा था, तो जब फीमेल का देखोगे और जब मेल का देखोगे तो मेल के लिए कौन बना? फीमेल ये बना, उसका लाइफ पार्टनर। और ये
उसका बन गया जिसको कहोगे सेकेंड, मींस फैमिली। अगर इसका इन्वर्स करोगे तो पति का तो ये है ही सेकेंड हाउस, जिसको आप फैमिली कहते हो। तो इस तरह से लग्न से या सातवें से आपको सेकेंड भी देखना है, जो कि आठवां और दूसरा बनता है, वो भी बहुत जरूरी है। तब दोनों का आपको कालक्रम पता चलेगा कि फैमिली के लिए कमिटेड कैसे। कई बार क्या होता है कि ये मान लीजिए मेल का चार्ट है और सातवां किसका, फीमेल का लाइफ पार्टनर का बन गया, उसका परिवार आठवां बहुत एफ्लिक्टेड है, ये भाव अब बहुत एफ्लिक्टेड है, यहाँ मान लीजिए राहु सैटर्न हो, ऐसी परिस्थितियां, तो क्या होगा कि उसके घर से हमेशा पॉइजन मिलता रहेगा उस लड़की को, और वो अपने पति को और पति के घर को हमेशा दुखी रखेगी, परेशान रखेगी, उसको तरह तरह से टॉर्चर करेगी। तो ये परिस्थिति, एक हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि ये अगर यहां पर इसका पति का है किसी का या मेल का है, तो पत्नी ये हुई और उसका घर कौन सा हुआ, फिर ये हुआ। तो ये खास ख्याल रखिए आप कि केवल ये मिलान से कुछ नहीं होगा, ये इररिलेवेंट है, ये मन की शांति के लिए भले ही आप मिलवा लीजिए, लेकिन जब मैं देखता हूं, जब मैं मिलान करता हूं, तो पूरी दोनों की कुंडली एक बार जरूर देखता हूं कि क्या इनकी परिस्थिति है, और बताता हूं। जो लोग हमसे कराते हैं एनालिसिस, उनको याद होगा, सबको बताता हूं मैं कि देखिए ये परिस्थितियां हैं, ऐसा ऐसा होगा, इसलिए आप देख लीजिए इन चीजों को, उसका उपाय भी बता देता हूं। एडजस्टमेंट ऐसे हो सकता है, तो हो सकता है शादी कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप भूल जाइए। तो इस तरह से मेल मिलाप जो होता है या मिलान जो होता है कुंडली का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केवल इतना नहीं, आप लोगों ने लगातार क्वेश्चन करके पूछा कि मैंने उससे मिला लिया था सॉफ्टवेयर से, कोई फायदा नहीं, इररिलेवेंट है वो एक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसा कि मैंने बताया 8 तरह से आपको दे सकता है, कि बाकी जो और चीजें तो नहीं है खराब, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो तो आपकी कंपेटेबिलिटी दोनों की बता रहा है, लेकिन बाकी चीजें व्यक्तिगत रूप से आपका क्या लाइफ है, किस तरह का कैरेक्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं। कई लोग क्या होता है, उनके चार्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वीनस और मार्स का मेल होता है, यहां पे मेल हो गया मान लीजिए, और वो भी दोनों ही बहुत पावरफुल स्थिति में है, ऐसी राशि में है जो जल राशि है मान लीजिए, तो क्या है, और परेशानी का कारण है। क्यों? अफेयर वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, किसी का लग्न बहुत ऐसा गड़बड़ है तो वो हमेशा डेविएट होता है ना। तो ये सब चीजें देखने का है कि किस किस का एसोसिएशन हो रहा है कुंडली में। वीनस के साथ मार्स और फिर उसके साथ की मरकुरी भी आ गया, तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ऐसा फिर व्यक्ति बुद्धि से काम करता है, गलत काम करता है, अफेयर्स बनाता है, पता नहीं होने देता है, और आगे चल के बहुत परिस्थितियां पैदा होती हैं घर में। इसी तरह से फीमेल के लिए भी है। तो ये सभी चीजें आपको निश्चित तौर पर पहले पता करनी चाहिए, पहले एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे भी अंधा कुआं है। अगर आप एक वो विवेचन करा लेंगे तो वो आपके लिए ऐड होगा, आपके लिए एक टॉर्च होगी, आपको पता चल जाएगा कि आगे आपके सामने क्या आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो एक तो ये, दूसरा क्या है, हम ये भी शुरू कर रहे हैं, हम फिजिकली कर रहे हैं, ये ऑनलाइन भी जल्दी शुरू करेंगे, कि आपको एक सप्ताह की एक ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बताएंगे कि मैरिज एक मजाक नहीं है, मैरिज के बाद आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, क्या क्या आपस में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, नहीं तो आपको निश्चित तौर पे डिवोर्स के लिए तैयार रहना चाहिए, बताएंगे उसमें। तो एक सप्ताह का वो भी करेंगे। हमारे पास हजारों की संख्या में ऐसे लोगों के चार्ट्स आ चुके हैं जो डिवोर्स बेचारे फेस कर रहे हैं, और कई तरह के उनके इतनी प्रॉब्लम है कि उनका बताया नहीं जा सकता। इस पे मैं किसी का नाम लेके वैसे ही नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे मैरिज करनी है, अब उनकी 50 एज या 55 हो गई है और डिवोर्स हो चुका है, कई लोगों की 2-2 डिवोर्स हो गए, अब क्या करें। तो आप अगर तीसरी करोगे तो तीसरी में भी आपके चांस यही बनते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वो चीज नहीं, तभी तो ऐसा हुआ। तो जरूर उसका करवा लीजिए, अन्वेषण करवा लीजिए कि क्या आगे परिस्थिति बन रही है। कई लोगों की पहली मैरिज डिस्टर्ब हो गई और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत अच्छी दूसरी मैरिज हुई। क्यों? उसका रीजन है कि उनका पहला एफ्लिक्टेड था, उनमें था कि इनकी शादी लेट होनी चाहिए, मांगलिक दोष से प्रभावित था। 1, 4, 7, 8 और 12 में अगर मंगल की स्थिति ऐसी बनती है एफ्लिक्शन की, तो क्या होता है कि वो मांगलिक दोष भी होता है। अब उसमें शादी एक पर्टिकुलर टाइम पे करनी चाहिए, पता चला शादी कर दी 20 साल में, 21 साल में, 19 साल में, और डिवोर्स होना था वो हो गया। तो ये बहुत चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि कौन सी कुंडली किस तरह की है। मांगलिक दोष भी हो सकता है, फिर उसमें कई बार दोष ऐसा कालसर्प दोष होता है जहां 7th हाउस से बनता है जाके,
तो समझ लीजिए वहां प्रॉब्लम है। सेवंथ और लग्न में राहु केतु के साथ और सैटर्न और परिस्थितियां बन जाती है विपरीत, तो भी ऐसी परिस्थिति बनती है। तो उनका उपाय भी साथ में करना चाहिए, और फिर अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे एडजस्टमेंट आपको पता होंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, हम पहले ही एडजस्ट करके चलें, तो आपकी गृहस्थी खराब नहीं होगी, मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी। तो जितने भी लोगों ने हमसे किया है, हम बिल्कुल इतना तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम और भी इसके आगे भी कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि आपकी कुंडलियां हमारे पास तो आती हैं हजारों की संख्या में, जो मैचिंग, मान लीजिए किसी को 50 इयर्स है, कोई कनाडा में रह रहा है तो कोई ब्रिटेन में रह रहा है, अब उनको नहीं मिल रहा है प्रॉपर, क्योंकि ऑनलाइन जाओगे आप, अगर आजकल ये देखोगे वेबसाइट्स पे, तो इस पे तो आपको किसी को भी देख के वही अंधा कुआं है, आप किसी से कर लोगे। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दोनों की कुंडली होगी, 10 कुंडली होंगी, 100 कुंडलियां होंगी, हजारों कुंडलियां होंगी, आगे आगे चल के हमारे पास स्टोर बढ़ता ही चला जा रहा है, लाखों कुंडलियां होंगी। हम उसमें से मिलान करके कि ये भी 50 का है, ये 48 के, इन दोनों का मेल हो सकता है, इनकी कुंडली भी दोनों की आपस में है, तो हम इस तरह का सॉफ्टवेयर भी तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मैचिंग भी करेगा, फिर आपको बुला के आपको बताएंगे भी कि आप ये अगर कर लोगे तो आपकी ये मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जिसको भी मैरिज, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ऐसा हो जो 50 ईयर्स एज है, 60 ईयर्स, उसको एक बार जरूर एस्ट्रोलॉजिकल कंप्रिहेंसिव विवेचन ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो सॉफ्टवेयर से देखा और बाद में फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ बोलना शुरू कर दिया कि नहीं एस्ट्रोलॉजी गलत है, ऐसा नहीं है। वो आपको एक टॉर्च है, केवल बेसिक जो आर्ट है, उसके अलावा चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो इस पे मैं और भी कई वीडियोस आपको देने जा रहा हूं, दूंगा जो भी जरूरी जब भी होगा। हाँ, ये मैंने शुरू किया है आप लोगों के लिए, इसलिए मैरिज जो भी प्रभावित हो मैरिड लाइफ से, वो लोग जरूर निदान उसके करें, क्या कुछ सुधार जरूर हो सकते हैं, और जो शादी करने जा रहे हैं वो जरूर पहले से पता कर लें, वो बहुत जरूरी है। और जो अपनी ऐसी एज में कर रहे हैं शादी, जो एज काफी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है 1 या 2, और शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अकेले जिंदगी नहीं कटती है, बिल्कुल सही बात है, और आप करना चाहते हो तो जरूर पहले विवेचन करवा लो। ऐसे फिर दोबारा से आप उसमें प्रवेश मत करो, अदरवाइज प्रॉब्लम फिर दोबारा से हो सकती है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि ये पहला सेगमेंट है मैरिज, जो मैंने कवर किया है, और इस पर मैं और आगे आपको वीडियोस भी दूंगा, प्रोग्राम्स भी दूंगा, हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो हम यहां पर अपने 7 डेज के या 10 डेज के, जिसके बारे में बताऊंगा, यहां पर सेमिनार्स करेंगे, पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ऐसा इंडिया में नहीं, दुनिया में आज तक कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो मैरिज के बारे में बताए कि आखिर भाई ये कितना बड़ा काम है। सोचिए आप, मैरिज, एक मैरिड लाइफ में, एक नई लाइफ में माँ बाप के साथ रहना और फिर एकदम नए लाइफ में प्रवेश कर जाना, तो वहां पर एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो हम पूरा का पूरा सेगमेंट शामिल कर रहे हैं, उसमें बताएंगे आपको, जो चाहे वो हमारी ट्रेनिंग ले सकता है, हम उसका ऑनलाइन भी सुविधा कर देंगे। आप ले सकते हो, क्या क्या करना चाहिए आपको, किस चीज से बच के रहना चाहिए अगर अपनी लाइफ को बचाना है, और अगर हैप्पी लाइफ को जीना है, और अगर डिस्टर्ब लाइफ हो चुकी है तो फिर अब उसके लिए पछतावा करने से कोई फायदा नहीं, आगे कैसा हो सकता है वो देखिए। कई लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हमारे पास प्रपोजल्स, जिसपे उन्होंने बोला है कि मुझे मैरिज करनी है, अकेले जीवन नहीं कट रहा है, फीमेल्स भी हैं बहुत सारी, मेल्स भी हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप चिंता मत करिए, आपके इस तरह के कोई भी जो होंगे उनको मैं आपको कंप्रिहेंसिव विवेचन भी दूंगा, बताऊंगा भी, आगे आने वाले थ्रेट्स भी बताऊंगा, ये आ सकते हैं, और उनसे कैसे आप बच सकें वो भी जरूर बताऊंगा। ये पहला हमारा प्रयास है एस्ट्रोलॉजिकली, कि जिसमें आपको केवल वो नहीं बताए जाएंगे कि ये हो सकता है कारण, साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इनका उपाय कैसे कर सकते हो, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो बहुत बड़ी बात है, वो भी देंगे, चाहे बच्चियां हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, कोई भी हो उनको, क्योंकि कई लोगों को अपनी कमियां नहीं पता चलती। हर व्यक्ति कहता है मेरी कोई गलती नहीं, कभी भी देख लीजिए, डिवोर्स किसी का भी हो जाए, कहेगा उनकी गलती थी, इस वजह से हुआ, कभी कोई गलती मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब गलती ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति की रही होगी, दोनों तरफ से गलतियां, लेकिन अपनी गलती कोई। ये पहला ऐसा मंच होगा जिसपे आपकी गलती को बताया जाएगा, जहां आपको बताया जाएगा कि आपकी ये गलती है, आप ऐसा करते हो इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, आगे से ऐसा मत करिए, आप सुधार कैसे कर सकते हैं। अपने भौतिक, अपना जो वास्तविक नेचर है बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, लेकिन हाँ उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है जिससे आपका लाइफ अच्छी तरह से कट सके। तो शादी के बारे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन था, जिसके बाद मैं और भी इस पे विवेचन दूंगा। इस पे मैं पूरा एक सिस्टमेटाइज्ड वो शुरू कर रहा हूं। अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है बच्चों के बारे में,
बच्चों से बहुत परेशान है लोग और उनका करियर कैसे बनाएं, क्या करें। तो करियर कैसे चुना जाए शुरू में ही पता कर लें। जब बच्चा आपका कक्षा 5 से 8 के बीच में है तभी पता कर लें उसके